आज मैं पढ़ाने वाला हूं वार्से की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व भर में शांति सम्मेलनों का दौर चला और पेरिस में शांति सम्मेलन आयोजित की गई। पेरिस शांति सम्मेलन में 6 शांति संधियां हुई और उनमें से वार्से की संधि सबसे पहले हुई थी। वार्से की संधि 28 जून 1919 को हुई थी। जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद स्थिति डामाडोल हो गई थी। स्थिति डामाडोल मतलब विश्व भर में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति सभी की खराब हो चुकी थी और एक तरफ विश्व युद्ध के बाद जो विजय राष्ट्र खुशी के आनंद में आनंदित थे, तो पराजित राष्ट्र भविष्य को लेकर चिंतित थे। इसके बारे में इतिहासकार E.H. का कहना था कि विजय के आनंद के नीचे चिंता की अस्फुट स्वर सुनाई देती है। इस प्रकार का विचार इतिहासकार E.H. ने युद्ध के बाद दी है। पेरिस में शांति सम्मेलन आयोजित किए गए थे। इसमें 32 राष्ट्र ने भाग लिया था और रूस, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, जर्मनी को आमंत्रित नहीं किया गया था। ये विजित राष्ट्रों में से थे, इसलिए इसे आमंत्रित नहीं किया गया था। 18 जनवरी 1919 को यह सम्मेलन प्रारंभ होती है और प्रारंभ होने के बाद लगने लगता है कि 32 राष्ट्र की समिति बहुत बड़ी है। इसके बाद निर्णय लिया गया कि 10 सदस्यों की एक समिति होगी, लेकिन 10 सदस्यों की समिति भी ज्यादा लगने लगती है। इसके बाद 4 बड़ी सदस्यों की समिति निर्धारित की गई थी। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉर्ज लॉयड, फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंसु और इटली की प्रधानमंत्री ऑरलैंडो सम्मिलित किए गए 4 सदस्य समिति में थे और इन्होंने मिलकर 28 जून 1919 को वार्से की संधि जर्मनी के साथ की। वार्से की संधि के बाद जर्मनी का कहना था कि संधि से युद्ध तो समाप्त हो जाती है, लेकिन समस्याओं का अंत नहीं हो किया है, जिससे युद्ध हुई थी या झगड़े हुए थे। वार्से की संधि हो जाती है। इसके बाद संधि की प्रारूप क्या होगी, शर्तें क्या होगी, इसमें बहुत ही परेशान किया तत्कालीन समितियों को। इसमें इतिहासकार मेरियट का कहना है कि तत्कालीन स्थिति के बारे में इतिहासकार मेरियट का कहना है कि कुछ महीनों तक शांति की मशीन किरकिर करती रही। फिर 2 मजबूत राष्ट्रों ने संयम से स्थिति को संभाला। ब्रिटेन और फ्रांस ने राष्ट्रपति विल्सन से मिलकर प्रारूप तैयार की, जो प्रारूप 6 मई 1919 को तैयार हो गई और इस प्रारूप में 439 धाराएं थी, 80,000 शब्द थे, 15 भाग थे और 230 पृष्ठों की यह प्रारूप थी। 7 मई 1919 को इसे जर्मनी को दे दिया गया और कहा गया कि 3 महीने के अंदर आप इसमें हस्ताक्षर करके दे दीजिए। जर्मनी विचार विमर्श करके एक स्मरण पत्र तैयार करता है, जो स्मरण पत्र जो है 433 पृष्ठ का रहता है और उस वार्से की संधि की शर्तों में वो 231वीं धारा से वो आपत्ति व्यक्त करता है। 231वीं धारा के तहत जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। इसी से वो आपत्ति जता रहा था, लेकिन मित्र राष्ट्र नहीं माने और उस पर दबाव डाला गया कि आप इस संधि की शर्त पर 5 दिन के अंदर हस्ताक्षर कीजिए, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहिए। इसलिए दबाव में आकर जर्मन प्रतिनिधि ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया। हस्ताक्षर करते समय जर्मन प्रतिनिधि मुलर जो है हितोत्साहित और पीला दिखाई दे रहा था। उसका साथी बेल शांत और एकदम सीधा चुपचाप खड़ा था। संधि की शर्तों पर साइन के बाद मुलर अपना विचार व्यक्त करता है कि संधि की शर्तों पर मैंने साइन तो की, लेकिन इसलिए नहीं कि ये अलग संतोषजनक है, इसलिए कि क्योंकि इससे
प्रथम विश्व युद्ध बंद हो जाती है। इस तरह का विचार मिलर साइन करने के बाद रखता है। इसके बाद संधि की शर्तों पर किन किन क्षेत्रों में जर्मनी को अंकुश लगाया गया या क्या क्या शर्त रखे गए, इसको विस्तार से थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहला सैनिक क्षेत्र में, सैनिक व्यवस्था में उसे निशस्त्रीकरण किया गया। निशस्त्रीकरण मतलब सैनिक शक्ति बढ़ाना नहीं है और ना ही युद्ध सामग्री का निर्माण करना है या युद्ध सामग्री का दूसरे देशों से आयात करना है। इस तरह उसे निशस्त्रीकरण किया गया। और इसके अलावा उसके पूरे जर्मनी में 1 लाख सैनिक ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ये भी शर्तों में था। इसके अलावा शिक्षण संस्था, विश्वविद्यालय और कोई भी संस्था या क्लब हो, उस सदस्य, वहां के सभी सदस्य या कोई भी सदस्य सैनिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। यह भी संधि के शर्तों में था। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द था प्रादेशिक व्यवस्था। उसकी प्रादेशिक व्यवस्था जो थी उसपे यह शर्त थी कि जो रक्त और लोह नीति के तहत बिस्मार्क ने एक बृहद जर्मनी का संगठन किया, उसका विघटन कर दिया गया। इसके अलावा 1870-71 में जो प्राप्त हुए थे जर्मनी को अल्सेस और लॉरेंस के प्रदेश, उसको फ्रांस को देना पड़ा और पोसेन और पश्चिमी पर्सा के क्षेत्र को पोलैंड को देना पड़ा। डेंजिंग का क्षेत्र राष्ट्रसंघ को देना पड़ा और फिनलैंड का इसको स्वतंत्र मान्यता देनी पड़ी। इस प्रकार प्रादेशिक व्यवस्था के अंतर्गत लगभग सभी उसके उपनिवेशिक प्रदेश को छीन लिया गया। तीसरा महत्वपूर्ण शर्त थी क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति के लिए एक आयोग गठित की गई और आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जो 1 मई 1921 को सौंपी। इसके द्वारा 40 लाख खरब डॉलर या 200 खरब स्वर्ण मार्क या 100 करोड़ पौंड जर्मनी युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में देगा। युद्ध की क्षतिपूर्ति में अपनी स्वीकारता के कारण लैंगसम, इतिहासकार लैंगसम ने कहा है कि जर्मनी का यह ब्लैंक चेक में साइन था। इस तरह का विचार क्षतिपूर्ति के विषय में इतिहासकार देते हैं। अगला महत्वपूर्ण है कि न्यायिक व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत जो जर्मनी 231वीं धारा का विरोध कर रहा था, जिसके तहत उसको युद्ध के लिए जर्मनी को दोषी ठहराया गया, उसको के अलावा जो जर्मनी का चांसलर था विलियम कैसर द्वितीय, उसको दोषी ठहराया गया और 5 देशों के न्यायाधीशों ने उस पर मुकदमा दर्ज की। इसके साथ साथ वो सारे सैनिक पर भी मुकदमा दर्ज हुए जो उसको युद्ध में साथ दिए थे। मुकदमा चला, लेकिन विलियम कैसर द्वितीय जो है हॉलैंड सरकार का मित्र था और इस प्रकार वह उससे मुकदमा से ही बच गया। इस प्रकार देखते हैं कि वर्साई की संधि जो 28 जून 1919 को किया गया था मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी के विरुद्ध, यह बहुत ही अपमानजनक संधि थी। इतिहासकार मेरियट का कहना था कि इतिहासकार मेरियट ने कहा है कि जर्मनी का निर्माण बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति से किया था और फिर उसकी तलवार खींच ली गई और तलवार से ही उसका विनाश हुआ। इस संधि के बारे में इतिहासकारों ने कटु आलोचना की है। इतिहासकारों का कहना था कि यह संधि भेदभावपूर्ण और थोपी गई संधि थी। कठोर शर्तों वाला संधि भी कहा गया और एक पक्षी निर्णय वाला संधि भी कहा गया और प्रादेशिक दोषों के बारे में भी विद्वानों ने कहा है। और अंत में विद्वानों का कहना है कि वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध की बीज निहित थी।